बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन एरियाज क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 एरियाज के बारे में एक्सप्लेन किया था। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन क्या होते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम फर्दर मूव करते हैं, आगे अपने टॉपिक को लेके चलते हैं। ये स्लाइड्स के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन है। फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसके अंदर से पढ़ भी सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कि गोल ऑफ अ कंपनी या गोल ऑफ अ फर्म क्या होता है, किसी भी कंपनी का गोल क्या होता है। जी बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, किसी भी बिजनेस का बेसिक गोल क्या होता है? एनी वन ऑफ यू। बेसिक गोल फिर यही होंगे कि हमने अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर आपसे बाय करें वो आप तक करें, वो किसी और फर्म के पास ना जाए। ओके, इससे हमें फायदा क्या होगा? जो आपने भी बातें की, इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें ये फायदा होगा कि हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। देखिए, किसी भी बेटा बिजनेस का जो मेन गोल होता है ना, किसी भी बिजनेस का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप देखें, आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार मुझे मुनाफा कितना होगा। कोई भी बंदा बिजनेस इसलिए शुरू नहीं करता कि यार मुझे लॉस होगा। हर बंदा जो है वो बिजनेस शुरू करता है बेटा इसी मकसद के लिए कि हमने प्रॉफिट गेन करना है। तो किसी भी जो फर्म का गोल होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? थोड़ा सा पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोबारा मैं इस गोल के ऊपर वापस आऊंगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि किसी भी बिजनेस का जो गोल होता है ना, वो बेटा क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अच्छा, अब थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं दोबारा इसी स्लाइड के ऊपर वापस आऊंगा। थोड़ी सी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया बिजनेस का, तो हम यही से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर मैं ये दोबारा गोल के ऊपर वापस आऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट डज मीन बाय बिजनेस, कैसे डिफाइन करेंगे बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? और ये मैंने बता दिया, किसी भी बिजनेस का गोल जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। व्हाट इज बिजनेस? एनी वन ऑफ यू बेटा, जो माइंड में आता है आपके, बिजनेस किसे कहते The हैं? way to sir, the way to earn profit or something. ओके, अर्न प्रॉफिट, स्टार्ट टू अर्न प्रॉफिट और पार्टिसिपेट करें। बेटा जो माइंड में आता है बताएं। मैंने आपको पहले बोला क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कोई मसला नहीं। आप ये ना समझे कि हमने गलत बताया तो पता नहीं क्या हो जाना है, कोई इशू नहीं। जो भी आपके माइंड में आता है बेटा बताएं। बिजनेस क्या होता है? देखिए, अक्सर हम, बड़ी कॉमन सी बात है बिजनेस की, मैं अर्निंग बिजनेस, मनी। मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है जी, मैं मेरा फलाना बिजनेस। अर्निंग मनी। बिजनेस होता क्या है? देखिए, एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। हर वो लीगल एक्टिविटी बेटा जो आप परफॉर्म करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, वो आपका बिजनेस है। देखिए, मैंने वर्ड यूज किया लीगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बिजनेस को डिफाइन करें सिंपल अल्फाज के अंदर, तो मैंने वर्ड यूज किया एनी लीगल एक्टिविटी। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते एनी एक्टिविटी परफॉर्म, क्योंकि हर एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमारे मुल्क के अंदर इलीगल है, लेकिन अगर हम बाहर जाएं तो वो लीगल है। उनके लिए वो बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए वो बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कैसीनो की बात कर लें। कैसीनो जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर आप खोलेंगे तो आप उसको एज बिजनेस के तौर पर रन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यही बात यूरोपियन कंट्रीज में ले जाए तो बेटा वहां पे कैसीनो जो है वो एज ए बिजनेस के तौर पर काम कर रहे हैं। तो एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। हर वो लीगल एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हो किस मकसद के लिए? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वो आपका बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 3 मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं बिजनेस को। अभी मैंने गोल के ऊपर वापस आना है बेटा, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, क्योंकि मैंने आपको शेड्स के बारे में भी बताना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने ये चीजें नहीं पहले पढ़ी हुई, तो इसलिए मैं दोबारा से इसको पढ़ा रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है बेटा पहला बिजनेस। सेकंड टाइप होती है पार्टनरशिप, सुना होगा आप लोगों ने, ये यार ये मैं पार्टनरशिप के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा हिस्सा है। एंड थर्ड वन इज कंपनी। ये बेटा 3 मेजर कैटेगरीज है, यानी आप कह लें ओनरशिप वाइज ये 3 मेजर कैटेगरीज है। एक को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एक को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, और एक को हम बोलते हैं कंपनी। जी, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में मुझे बताएं बेटा क्या होता है?
ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना, जो साथ साथ में टाइप कर रहा हूँ बेटा? यस सर। हाँ, मैं इसलिए टाइप कर रहा हूँ कि एक तो ये रिकॉर्ड भी हो जाए और बाद में कभी आपको लिखना पड़े तो आप इसकी तरफ से देख के लिख भी सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। हो सकता है कि चीजें स्लाइड के अंदर ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसको टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है, वरना मैंने ये सारा व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ाना था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा जी, एनी आइडिया सोल प्रोप्राइटरशिप? सर जो एक बंदा रन कर रहा हो। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं वन मैन शो। वन मैन शो का मतलब क्या होता है? सिंगल पर्सन होता है बेटा, वो बिजनेस को रन कर रहा होता है। जैसे खुद आप ऑन जी जी, अब माइक म्यूट करें बेटा बाकी लोग। जो जी जी बोले 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 सर बिजनेस ऑपरेट करते हैं जो सर। जी बेटा, सिंगल पर्सन होता है ओनर। फॉर एग्जांपल आपने एक मेडिकल स्टोर बना लिया, आप उसके अकेले ओनर है। आपने एक जनरल स्टोर बना लिया, आप उसके अकेले मालिक हैं। इसको बोलते हैं वन मैन शो, यानी कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आप अकेले मालिक हैं वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा। सारा प्रॉफिट आपका, सारा लॉस आपका, हर चीज आपने खुद बियर करनी है, इसमें कोई दूसरा बंदा शामिल नहीं है। इसको बोलते हैं वन मैन शो, सिंगल ओनर। वन मैन शो का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, सिंगल ओनर इसको बेटा बोलते हैं। नंबर वन। अच्छा, पहला फर्क ये हो गया। नंबर टू बेटा, ये नंबर वन हो गया इसका पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है? लाइबिलिटीज का बेटा पॉइंट होता है इसमें। सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है, इसकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अच्छा, अब मुझे पहले ये बताएं लाइबिलिटीज क्या होती हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है। एसेट्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एसेट्स ये होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? पढ़ा होगा अकाउंटिंग के अंदर। जी बेटा, एनीवन? जी बेटा, माहिदा बेटा, क्या होती है लाइबिलिटीज? एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर ये जो पर्सन और कंपनी जो ओन करती है इसको लायबिलिटी कहते हैं। ओके, ओन करती है लाइबिलिटी कहते हैं। चलें, और कोई चीज इसके अलावा? बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अकाउंटिंग पढ़ी है ना आप लोगों ने? आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है? सर एक्सक्यूज मी। जी जी बोले बेटा। सर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मनी, गुड्स और सर्विसेज। वो लाइबिलिटी तो नहीं ना होगा बेटा? बड़ा बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। हर एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस, एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस, हर वो चीज जो बिजनेस ने पे करनी है वो उसकी लाइबिलिटी है। आपने किसी से उधार लिया, आपने वो पैसे देने हैं तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। बिजनेस ने किसी से उधार लिया, उसने किसी को पैसे देने हैं तो वो उसके ऊपर लाइबिलिटी है। हर वो चीज जो बिजनेस ने पे करनी है वो उसकी बेटा लाइबिलिटी है। अकाउंटिंग किसने पढ़ाई थी वैसे आप लोगों को? सर नदीम नजीम ने। बहुत अच्छे टीचर ने बेटा, अच्छा पढ़ाया होगा आप लोग। मुझे लगता है इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा आप लोगों ने अकाउंटिंग को, हिसाब लगा रहा हूँ मैं आप लोगों का। नहीं अच्छा, सर, उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाया था। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत अच्छे टीचर है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि ही इज अ वेरी गुड टीचर। अच्छा, तो लाइबिलिटी की बेटा हम बात कर रहे थे। बहुत अच्छे टीचर है जी, अनलिमिटेड। अच्छा, लाइबिलिटी समझ आ गई बेटा। हर वो चीज जो आपने पे करनी है वो आपकी लाइबिलिटी है। एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस इज इट्स लाइबिलिटी। अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का लिखा। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज बेटा क्या होती है? अब इसका मतलब क्या है? जी, इसका मतलब क्या है बेटा? एनीवन? अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का बेटा सर मतलब रिपीट कर दें क्या बोला है? मैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी का बेटा मैंने ये वर्ड लिखा है ना सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज क्या होती हैं? सर ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो बिजनेस ओनर होता है। बिल्कुल, इसका मतलब ये होता है कि पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। खुदा न खास्ता अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो ओनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दिया जाएगा। यानी उसके पास अगर गाड़ी है तो वो भी बेच दी जाएगी, उसके घर का भी दिवालिया हो जाएगा। हर चीज जब तक वो पैसे वापस नहीं करता उस वक्त तक उसकी जान नहीं छूटेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज।
लाइबिलिटी का मतलब है पेएबल बाय, और अनलिमिटेड का मतलब है कि जब तक आप सारे का सारा पे नहीं कर देते तब तक आपकी जान में छूट नहीं। पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट, तो दिस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। अंडरस्टैंड बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके। सेकंड बेटा टाइप है हमारे पास पार्टनरशिप। जी, अब पार्टनरशिप क्या होती है? सर दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो बिजनेस को ऑपरेट भी करें, मैनेज भी करें और अपना प्रॉफिट भी शेयर करें। बिल्कुल, दो या सर दो, लीगली तौर पर। बिल्कुल लीगली तौर पे दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं जब किसी बिजनेस को रन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अच्छा, इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर एक हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड भी कहते हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब ये क्या होता है? इसको हम एग्रीमेंट भी कहते हैं या हम इसको डीड भी कहते हैं। ये एक लीगल पेपर होता है जिसके ऊपर सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन कितना किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज बेटा आप लीगलाइज कर लेते हैं, आप एक लीगल पेपर के ऊपर उसको लिखवा लेते हैं, ताकि बाद में अगर खुदा ना खासा जब पार्टनरशिप टूटती है तो आप फिर उस डीड के मुताबिक जो डिसीजन लेंगे कि किसने कितने पैसे लगाए थे और किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है किसी के पैसे ज्यादा हो तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसके पैसे कम है तो वो कम प्रॉफिट हो सकता है किसी ने पैसे लगाए ना हो, सिर्फ सर्विसेज दे रहा हो। तो हर चीज को बेटा आपने लीगलाइज तरीके से उसको लिखना है। अच्छा, ये तो समझ आ गई पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग जो है तो बिजनेस करते हैं। अच्छा, अब इनकी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लिमिटेड या अनलिमिटेड? जी, पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लिमिटेड सर शायद। लिमिटेड, व्हाई? सर क्योंकि इसमें बोले बोले बेटा। सिंगल ओनर तो है नहीं, सिंगल ओनर तो सर ये है नहीं, इनके साथ बाकी पार्टनर्स भी हैं तो फिर वो ऑब्वियसली शेयर होता है। तो बेटा वो जो बाकी पार्टनर्स हैं वो भी तो ऑनर ही है ना उसमें। देखो, सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक बंदा ऑनर था, अब मैंने फॉर एग्जांपल मेरे साथ तीन बंदों ने मिलकर एक स्टोर खोला तो बेटा वो तीनों ऑनर ही है ना, तीनों मालिक ही है ना, तीनों ही यस रिस्पॉन्सिबल सर, होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर लेकिन दो तीन बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी जान छूट जाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ ये फर्क था कि उनका मालिक एक था, पार्टनरशिप के अंदर जितने लोग होंगे वो सभी मालिक होंगे। तो बाय डिफॉल्ट बेटा इनकी भी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, याद रखिएगा कि जितने भी ओके मालिक होंगे सारे रिस्पॉन्सिबल है पैसे वापस करने के, सिर्फ एक बंदा नहीं। अगर हम तीन लोग हैं ना, हम तीनों लोगों की प्रॉपर्टी बिकेगी जब तक हम पैसे वापस नहीं कर देते, हम पांच लोग हैं पांचों की बिकेगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, अनलिमिटेड। लेकिन अनलिमिटेड है। लेकिन लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड पार्टनर का, ये आप कर सकते हैं। आप अपनी पार्टनरशिप के अंदर एक लिमिटेड पार्टनर ऐड कर सकते हैं। अब ये लिमिटेड पार्टनर क्या है? फॉर एग्जांपल आपके दो तीन लोग जो हैं वो एक कंपनी रन कर रहे हैं, दो तीन लोग कंपनी रन कर रहे हैं, आपने कहा कि सर हमारे पैसों की जरूरत है, सर आप हमारे पार्टनर बन जाए, आपने मुझे ऑफर किया, मैंने कहा चलो ठीक है यार मैं बन जाता हूँ, मैं पैसे लगा देता हूँ, लेकिन डीड या एग्रीमेंट में ये लिखो कि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी फेल होगी, फ्लॉप होगी तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिकेंगी, फिर मैं आपके साथ शामिल होऊंगा, पहले मेरी बात मानो। अगर तो आप सभी लोग एग्री करेंगे कि चलो ठीक है यार हमें पैसों की जरूरत है, मान लेते हैं, तो मैं कौन सा पार्टनर बन गया, मैं लिमिटेड पार्टनर बन गया। लिमिटेड मीन पार्टनर दैट कि वो तीन लोगों की प्रॉपर्टी बिकेगी, मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी आपकी। अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस फेल हो जाता है या फ्लॉप हो जाता है। तो इसके अंदर आप लिमिटेड पार्टनर को जो है वो ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंडरस्टैंड? थैंक यू सर। ओके, अब यस आते हैं सर। बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके ऊपर मैंने दोबारा आपको वापस गोल के ऊपर लेके आना है और जिसके ऊपर मैंने आपको शेयर्स के बारे में बताना है। कंपनी क्या होती है? थर्ड बेटा हमारे पास टाइप है बिजनेस की, एंड दैट टाइप इज कंपनी। जी, एनीवन एनी आइडिया? कंपनी को बेटा बेसिकली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कंपनी जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ। यानी कंपनी को बेटा हम एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं इसमें, और इसको हम एक एज आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे क्रिएट करते हैं और उसको कहते हैं इट्स क्रिएटेड बाय लॉ। फॉर जिस तरह हम कहते हैं पेप्सी कंपनी है, कोक कंपनी है, नेस्ले कंपनी है, फलानी कंपनी है, फलानी कंपनी है। अब कंपनी को हम एज अ ह्यूमन बीइंग के तौर पे ट्रीट करेंगे। अब होता क्या है, जितने भी बेटा बिजनेसेस हमने पढ़े अभी तक, जितने मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ाई सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप के अंदर भी दो चीजें थी बेटा, एक चीज होती है आपकी ऑनरशिप और एक चीज होती है आपकी मैनेजमेंट। अच्छा,
सोल प्रोप्राइटरशिप में वही बंदा मालिक होता है और वही मैनेजर होता है, यानी वही अपने बिजनेस को रन कर रहा है, वही मालिक है और वही मैनेजर है। पार्टनरशिप के अंदर वही लोग पार्टनर्स हैं आपस में, जिस तरह 3-4 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो 3-4 लोग पार्टनर भी हैं और वो 3-4 लोग मैनेजर भी हैं, क्योंकि वो तीनों चारों मिलकर बिजनेस को रन कर रहे हैं। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर बेटा ऑनरशिप सेपरेट होती है और मैनेजमेंट सेपरेट होती है। अब ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट कैसे होती है? कंपनी बेसिकली क्या करती है कि जो कंपनीज होती हैं उसमें ऑनरशिप किस तरह से सेपरेट होती है? कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर्स ऑफर करती है। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं बताता हूँ शेयर्स क्या होते हैं। और जो बंदा उस शेयर को खरीदेगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। एंड ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने पेप्सी के मार्केट में पेपर अवेलेबल थे। अच्छा, अब शेयर्स होते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। शेयर बेटा बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है, और वो पेपर कंपनी इशू करती है। फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस है 10 रुपए या 20 रुपए रख देती है। हम वो 10 या 20 रुपए के पेपर खरीद लेते हैं और वो 10 या 20 रुपए कंपनी के पास चले जाते हैं। कंपनी क्या करती है कि साल के एंड पे जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डर नंबर ऑफ शेयर। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो जो बंदा बेटा कंपनी का शेयर खरीदेगा, चाहे मैंने खरीदा, चाहे आपने खरीदा, चाहे थर्ड बंदे ने खरीदा, वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा। जिसके पास शेयर होगा वो शेयर होल्डर कहलाएगा। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स कहलाते हैं। यानी मैंने फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पेप्सी कंपनी के इस वक्त 50 पेपर हैं तो मैं पेप्सी कंपनी का 50 शेयर्स का जो है वो मालिक हूँ। अच्छा, अब मैनेजमेंट क्या है? अब देखिए बेटा, पेप्सी कंपनी के मेरे पास शेयर्स तो पड़े हुए हैं, लेकिन पेप्सी कंपनी में इस वक्त क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। पेप्सी कंपनी को फिर चला कौन रहा है? अब क्वेश्चन ये है कि पेप्सी कंपनी को चला भी तो रहा है ना। पेप्सी कंपनी को बेटा चलाते हैं मैनेजमेंट। अब वो मैनेजमेंट क्या, उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडीज। अब ये बीओडीज कहाँ से आते हैं? ये बीओडीज बेसिकली आते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं आपके, ये वोटिंग के जरिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। अब जब वो फॉर एग्जांपल जिस तरह हम एमएनए एमपीएस की एग्जांपल ले लेते हैं, आप इलेक्शन की एग्जांपल ले लो। हम लोग क्या है, हम वोट डालते हैं, हम एमएनए एमपीएस को सिलेक्ट कर देते हैं, तो हमारी पूरी की पूरी काबीना बन जाती है, वजीर आजम, सदर, ये सारा कुछ बन जाता है। अच्छा, अब वी आर द ओनर, हम इस कंपनी यानी हम इस मुल्क के जो है वो स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर समझ लें आप उसको, कि हम इस कंट्री के शेयर होल्डर्स हैं। अब जो मैनेजमेंट है वो क्या है, वो आपके एमएनएज, एमपीज और ये जो वजीर आजम साहब है, ये आपकी मैनेजमेंट है। इसको सिलेक्ट किसने किया? सिलेक्ट हमने किया। तो जितनी अच्छी तरह से बेटा ये मुल्क चलेगा उसका फायदा किसको होगा? हमें फायदा होगा, यानी हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होंगी। इसी तरह ये जो मैनेजमेंट होती है इसको सिलेक्ट हम करते हैं बीओडीज को, फिर बीओडीज आगे पूरी कंपनी की मैनेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं, फाइनेंस मैनेजर क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजर क्या होगा, फिर ये कंपनी को रन करते हैं, पूरी कंपनी को। और इसका गोल क्या होता है? इसका गोल ये होता है कि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। और जब कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट किसको मिलना है? वो प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेटा जितना अच्छा कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलने का चांस होगा। तो बेसिकली ये जो शेयर्स होते हैं ये पीस ऑफ पेपर होता है जो कंपनीज इशू करती है फॉर जनरेटिंग फंड। इसके अलावा बेटा और भी बहुत से पेपर्स होते हैं, बॉन्ड्स की आप सुने होगा, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, बैंकर एक्सेप्टेंस, थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स आर देयर इन द मार्केट। लेकिन कोई भी पेपर आपको ऑनरशिप नहीं देगा सिवाय एक पेपर के जिसका नाम क्या है? शेयर्स। आप कहते हैं मैंने बॉन्ड खरीदे हैं, तो समझ लें कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर, आप शेयर होल्डर नहीं कहलाएंगे, आप कंपनी के मालिक नहीं कहलाएंगे, आप कहेंगे जी आप इन्वेस्टर हैं। आप कहते हैं मैंने टी बिल्स खरीदे हैं, आप कंपनी के इन्वेस्टर कहलाएंगे। मैंने फला पेपर खरीदा, आप इन्वेस्टर कहलाएंगे। सिर्फ अगर आप कहेंगे मैंने शेयर खरीदा है कंपनी का, यानी जिस पेपर का नाम शेयर होगा, अगर आपने वो खरीदा है तो आप कंपनी के ऑनर कहलाएंगे, अदरवाइज आप कंपनी के ऑनर नहीं कहलाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी मैं वर्ड शेयर यूज किया करूंगा तो समझ लें कि मैं ऑनर्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हम पेपर्स पढ़ेंगे, बहुत सारे पेपर्स हम पढ़ेंगे फर्दर आगे भी, तो उसमें जितने भी पेपर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और याद रखिएगा सिर्फ शेयर ऐसे पेपर हैं जिसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होती है, यानी कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा कंपनी उस प्रॉफिट को आपके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन बाकी जितने भी पेपर्स होंगे उसके ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती, उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको।
5%, 10%, कंपनी कहती है पेपर खरीदो और इसके ऊपर मैं आपको 10% प्रॉफिट दूंगी। आप वो पेपर खरीद के रख लेते हैं, उसके ऊपर 10% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। लेकिन शेयर्स के ऊपर कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होती है। शेयर्स में क्या होता है कि शेयर्स के अंदर आपको कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा मिल जाएगा प्रॉफिट। अगर कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो कम आपको पैसे मिलेंगे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर बेटा। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, इसकी टाइप्स भी पढ़ाऊंगा आपको फर्दर चैप्टर्स के अंदर जाके। कंपनी की समझ आ गई कि इसमें ओनरशिप सेपरेट होती है और मैनेजमेंट सेपरेट होती है। यस सर। शेयर होल्डर की समझ आ गई। यस सर। ओके, तो जो प्रॉफिट बेटा आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स के दरमियान, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये एक वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा, डिविडेंड का। तो अगर कंपनी को, फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, मार्केट में इस वक्त कंपनी के पेपर हैं 10,000, तो क्या आंसर निकला? मैंने टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, तो सपोज करें कि हमारे पास आंसर आ गया, आई थिंक 10 निकलेगा, 10 रुपीज निकला है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि जिसके पास एक शेयर होगा उसको 10 रुपए प्रॉफिट के मिल जाएंगे। मेरे पास 10 शेयर हैं तो मुझे 100 रुपया मिल जाएगा। आपके पास 1000 शेयर हैं, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, आपको 10,000 प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरह जिसके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसको उतना डिविडेंड मिल जाएगा। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है उसको हम वर्ड का नाम देते हैं डिविडेंड का। इसके अलावा जितने भी पेपर्स होंगे, शेयर्स के अलावा जितने भी पेपर्स होंगे बेटा, उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स फॉर्म में। तो ये याद रखिएगा, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है और बाकी जितने भी पेपर्स हैं जिस नाम से भी अवेलेबल हो मार्केट में, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और डिविडेंड कैसे मिलेगा वो मैंने बता दिया कि जितना प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट में कितने पेपर हैं उस पर डिवाइड करें तो पर शेयर का एक रेट निकल आएगा। जिसके पास जितने शेयर होंगे उसको उतने पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर मेरे पास 1000 शेयर है तो मुझे 1000 के हिसाब से मिल जाएंगे, किसी के पास 500 शेयर है तो उसको 500 के हिसाब से मिल जाएंगे, एंड सो ऑन। जी, अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। अच्छा, अभी आप स्लाइड के अंदर पढ़ रहे थे तो हमने लिखा था गोल ऑफ अ कंपनी। तो हाँ, उसने लिखा था कि किसी भी कंपनी का जो गोल होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, किसी भी बिजनेस का जो गोल होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। आजकल बेटा जो नई टर्म चल रही है वो प्रॉफिट की बजाय वर्ड यूज किया जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में फर्क क्या है बेटा? एक ही चीज है। देखें, अब अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो आपकी वेल्थ में ज्यादा इजाफा होगा। तो आजकल बेटा जो कंपनी के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा, अब किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ जी आपने कंपनी का शेयर खरीदा, अब ये शेयर आपको किस तरह से आपकी दौलत में इजाफा करेगा? बेटा इसमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो आपको मिलेगा डिविडेंड, जो मैंने अभी बता दिया क्या होता है, कि कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा कंपनी उस प्रॉफिट में से आपको कुछ हिस्सा दे देगी, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड डिविडेंड। जिस तरह मैंने अभी बताया कि 1 लाख में से 10 रुपए मिल गए, 10 रुपए आपका डिविडेंड है। सेकंड चीज बेटा जो शेयर के ऊपर आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ये भी मिलता है आपको शेयर के ऊपर। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो कैपिटल गेन भी मिलता है। अच्छा, अब ये कैपिटल गेन क्या है? आपने 5 रुपए का शेयर खरीदा, कुछ दिनों बाद मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ गई 15 रुपए हो गई, आपने कहा यार बेच देते हैं। अब 10 का खरीद के आपने 15 का बेच दिया, तो वो जो 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा जनरेट किया दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। लॉस भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही हो। आपने 5 रुपए का खरीदा, कुछ दिनों के बाद वो 2 रुपीज का रह गया, तो 3 रुपए का कैपिटल लॉस भी हो गया। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है कैपिटल गेन का वर्ड लिखा है, मैंने लॉस का वर्ड नहीं लिखा। तो दो तरह से बेटा प्रॉफिट मिलता है, एक डिविडेंड की फॉर्म में और एक कैपिटल गेन की फॉर्म में। अच्छा, कैपिटल गेन कब मिलता है? अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो क्या होगा? कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी। अगर कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टर्स आएंगे उसके शेयर खरीदने के लिए, उसके शेयर की डिमांड बढ़ेगी, और जब शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो बेटा ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइसेस मार्केट में क्या होना शुरू हो जाएंगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। तो वो जो 10 रुपए वाला शेयर है मे बी वो 15 या 20 या 25 रुपए का हो जाए, तो आप उसको भी बेच के पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बेटा अब यहाँ पे मैं इसी को आगे लेके चल रहा हूँ। फिर गोल ऑफ, अच्छा गोल ऑफ अ कंपनी समझ आ गया। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर का मतलब बेटा क्या होता है? कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए और कंपनी की रेपुटेशन अच्छी की जाए। जितनी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट ज्यादा मिलने का मतलब है कि आपकी वेल्थ में इजाफा हो रहा है। जी, यहाँ तक बेटा एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी पूछिए अभी? नो सर। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर यस उल्टा होना, सर। अगर उल्टा होना शुरू हो जाए,
फॉर एग्जांपल जिस तरह आजकल हमारे जो हमने सेलेक्ट तो कर लिए बंदे, लेकिन पता ये चला कि वो बंदे सही तरह से काम नहीं कर रहे। अब जिस तरह हमने मैनेजमेंट तो सिलेक्ट कर ली, बीओडीज तो सिलेक्ट कर ली है, लेकिन बीओडीज क्या कर रहे हैं, वो कंपनी को सही तरह से रन नहीं कर रहे, वो कंपनी को सही तरह से चला नहीं रहे, वो सही तरह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे। उससे कंपनी को फायदा होने की बजाय क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कंपनी को नुकसान होने का मतलब बेटा किसको नुकसान हो रहा है, शेयर होल्डर्स को नुकसान हो रहा है, यानी मालिकों को नुकसान हो रहा है। वो तो बेटा बीओडीज तो हमारी मैनेजमेंट है, उन्होंने तो अपनी सैलरी लेते जाना है। प्रॉब्लम किसको आना है, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, हम लोगों को प्रॉब्लम आना है। ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन हो सकता है मे भी वो आपको लॉस पहुंचाना शुरू कर दें। अच्छा, अब वो लॉस कैसे पहुंचाते हैं, मैं इसकी आपको रीजन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक बीओडी सेलेक्ट कर लिया, बीओडी ने आगे फाइनेंस मैनेजर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, फाइनेंस मैनेजर के सामने कोई प्रोजेक्ट आया, उसने कहा, उसने देखा, उसने एनालिसिस किया, उसने कहा कि यार इस प्रोजेक्ट में ना कंपनी को नुकसान होने का चांस है, लेकिन मे भी उसने रिश्वत लेके या अपना पर्सनल बेनिफिट देखा कि अगर यार मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करवाता हूँ तो मुझे इसमें इतना कमीशन मिलेगा। उसने अपना कमीशन लेने के लिए कंपनी का गोल इग्नोर कर दिया, यानी उसने अपना पर्सनल बेनिफिट सामने रखा, लेकिन कंपनी का जो बेनिफिट है उसको इग्नोर कर दिया। जिस तरह आजकल बेटा हमारे मिनिस्टर्स कर रहे हैं, देखिए आपके सामने हमारे एमएनएस एमपीएस क्या करते हैं, इसे हम करप्शन कहते हैं, कि वो अपना अपना तो भरी जा रहे हैं, लेकिन वो अवाम के बारे में नहीं सोच रहे। मैं छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब पर्सनल बेनिफिट आप सामने रखेंगे और कंपनी के गोल को इग्नोर करेंगे तो बेटा क्या होगा, कंपनी को फायदा होने की बजाय क्या होगा, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल गेन मैंने बात की थी, ये कैपिटल गेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यार पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब शेयर की प्राइस गिरना शुरू होगी। जब रेपुटेशन डैमेज होगी तो लोग आपकी चीज नहीं खरीदेंगे, जब नहीं खरीदेंगे तो आपकी डेफिनेटली बेटा उसमें लॉस आना शुरू हो जाएगा। जब बेटा ऐसा मौका आता है जिसमें कंपनी को फायदा होने की बजाय कंपनी को उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाए, तो बेटा फिर शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट जो होती है, इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान क्या शुरू हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। अब देखिए मैं मालिक हूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मालिक हूं और मेरी मैनेजमेंट जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही, तो मैं डेफिनेटली बेटा उनसे पूछूंगा यार कि क्यों नुकसान हो रहा है। जिस तरह आजकल देखें जलसे जुलूस शुरू हो गए कि हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये मुल्क सही तरह से नहीं रन कर रहे। अब हम ऑनर है, वो हमारी मैनेजमेंट है जो हमें चला रही है। जब मैनेजमेंट बेटा सही तरह से काम नहीं करती, तो फिर मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स यानी तनाज़ात क्रिएट हो जाते हैं। और बेटा उस कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम। ये जो मैंने एक वर्ड लिखा है, अगर हम इसको डिफाइन करें, जी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। तो जब बेटा मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान तनाज़ात क्रिएट होंगे, तो बेटा उसको हम नाम देंगे एजेंसी प्रॉब्लम का। अब देखें, क्योंकि मैनेजमेंट ने बेटा हमारे लिए काम करना है, हमने मैनेजमेंट के लिए काम नहीं करना, वी आर द ओनर। तो वो हमारे मतलब मैनेजमेंट है, उनको चाहिए कि वो इतनी अच्छी तरह से कंपनी को चलाएं कि हमें प्रॉफिट हो, हमें लॉस ना हो। लेकिन अगर वो सही तरह से उसको रन नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली बेटा फिर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक बेटा बताएं, गोल ऑफ अ कंपनी तक, या जो हमने डिस्कस किया गोल ऑफ अ बिजनेस तक, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताएं। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं एजेंसी प्रॉब्लम से दोबारा शुरू करूँगा, क्योंकि अभी आपकी जो वीडियो है वो फिर खत्म होने वाली है। सर क्लियर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एजेंसी प्रॉब्लम तक कोई प्रॉब्लम बेटा, एजेंसी प्रॉब्लम क्या, मैं इसको फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, हमें मैनेजमेंट के साथ क्या करना चाहिए, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक हो गया बेटा? यस सर। फाइन सर। यस सर। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा फिलहाल यहाँ तक के लिए? अभी सीआर साहब आप ऐसा करेंगे कि मैंने तो इसका ले लिया, पिक ले लिया, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट मुझे नजर आ रहे हैं, जिनके नाम मुझे नजर आ रहे हैं रोल नंबर के साथ, तो आप भी मुझे व्हाट्सएप के अंदर इनके रोल नंबर जो है वो सेंड कर दें अटेंडेंस के लिए, ठीक है? राइट सर। चलें बेटा, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।